26 दिन का। अच्छा अच्छा। हाँ बताइए सर। सर मूल रूप से याचिका जो है साप्ताहिक अवकाश का है, जो माइंस एक्ट 1952 की धारा 28 साप्ताहिक अवकाश विथ पेमेंट होने के संबंध में है। साथ ही इस एक्ट की धारा 29, 30, 49 एवं 50 से संबंधित है। सर उत्तरवादी द्वारा यह स्वीकार किया गया है कि अपराधी माह में 26 दिन का वेतन प्राप्त करने वाला कर्मचारी है। परिशिष्ट मेन इसमें का परिशिष्ट 5 देखेंगे श्रीमान। उपरोक्त विषयांकर आपका पत्र दिनांक 19/3/9 इस कार्यालय को प्राप्त हुआ, जिसके तहत जांच उपरांत पाया गया कि आप माह में 26 दिन के वेतन भुगतान प्राप्त करने वाले कर्मचारी हैं। तथा माह जनवरी 2009 में 2 दिन का एवं 8 दिन का वेतन कटौती की गई, जो सही पाया गया है। ये जो इन्होंने पत्र इशू किया सर, ये परिशिष्ट 3 देखेंगे सर। इसमें क्या हुआ था कि स्ट्राइक में है कह के हमारा 2 दिन का पेमेंट काट दिया था और 8 दिन का पेनाल्टी काट दिया था। उसी के कैलकुलेशंस की बात है सर। यह कि माह जनवरी का मुझे वेतन पर्ची प्राप्त हुआ, जिसमें उसमें मेरे वेतन से 2 दिन की कटौती की गई है। मैं अनुपस्थित था यह कि मेरा बेसिक वेतन 12,054 है और 2 दिन का वेतन 12,054 डिवाइडेड बाई 30 तो 401 रुपए 80 पैसा होता है, तो 803 रुपए 60 पैसे कटना होता है। मेरे बेसिक 12,054 803 रुपए घटाने पर मेरा बेसिक 11,250 रुपए होना चाहिए, किंतु मेरे पेमेंट पर्ची में मेरा बेसिक 11,126 रुपए दिया गया है। इस प्रकार गलत ढंग से गणना की गई है। से थर्ड पोर्शन में सर यह कि प्रबंधन तंत्र को यह मानकर कि मैं हड़ताल में था, मेरे वेतन से 8 दिन का वेतन भी अलग से काटा गया, इसे भी गलत ढंग से काटा गया। मेरा वेतन बेसिक एसडीए वीडीए मूल रूप से 12,054,216.37 6,111.37 टोटल होता है 18,381.74 रुपए। इस प्रकार से 18,381.74 डिवाइडेड बाई 30 करने पे 612 रुपए 72 पैसे आता है। इसका 8 दिन का यदि वेतन भी कटौती किया गया है तो 4,901 रुपए 79 रुपए होता है, किंतु मेरे पेमेंट से 5,656 रुपए की कटौती की गई। ये हमने उनको पत्र लिखा था कि आपने क्या नाम से जो काटा है वो गलत काटा है, तो उसके आधार पे ही इन्होंने क्या नाम से परिशिष्ट 5 कही कि आप माह में 26 दिन का वेतन प्राप्त करने वाले कर्मचारी। इसके कानून क्या है? जी रूल क्या है? 12.2.0 क्या है? वेजेस कैसे मिलेगा पैसा? हाँ सर, ये वो ही वही बताइए आप। बाकी तो अपना है जो लर्नर सिंगल जज के ऑर्डर में क्या खामी है ये बता दीजिए कि उनका क्या चीज उन्होंने गलत डिसाइड किया, उसी पे हमको आपको बताना है। बाकी क्या मतलब 2.2 सर। हाँ 2 इसमें इसके साथ मैं इस किताब से बोल देता हूं सर, किताब में भी लगा हुआ है। हाँ बता दीजिए, ऑर्डर में भी कोटेड है जी। सर इन्होंने क्या नाम से मिनिमम वेज निर्धारित किया गया, एक जेबीसीसीआई कमेटी बनाया और एनसीडब्ल्यूए के अंतर्गत जेबीसीसीआई से, तो उसमें उन्होंने ये दिखाया कि बेसिक पे जो पहले क्या नाम से 312 रुपए 46 पैसे था, रिवाइज करके 321 रुपए 54 पैसे हुआ। इसी को मंथली में कन्वर्ट करके वो बोलते हैं कि जो पहले 5,550 रुपए था वो 8,360, और इसका जो टोटल है सर होता है सर, मैं जो रिवाइज हुआ उसी को बोल देता हूं, 359.46 एक दिन का और
₹9,346.06 का। इसको क्या नाम से मल्टीप्लिकेशन करेंगे सर तो 26 दिन में ही महीने का वेतन बनता है। पैरा 8 का जवाब बता दीजिए जरा, इसके बारे में क्या कहना है? लर्नर सिंगल जज ने पैरा 8 में जो लिखा है, जी। फाइंडिंग दी है, उसके बारे में क्या कहना है आपको? क्या फाइंडिंग गलत? ऑर्डर के पैरा इम्प्यून ऑर्डर के पैरा 8 में, इम्प्यून ऑर्डर की पैरा 8 में देखिए। द फैक्ट रिमेनिंग दैट द पिटिशनर इज ए जी जी, यही बात। monthly paid employee under the national coal agreement which has a statutory force and petitioner is not entitled for any claim over the above and the wage of their so prescribed. Therefore, the considered opinion of this court, the petitioner is not entitled for any relief which has been claimed in the writ petition. The judgment cited by the petitioner in person are clearly distinguishable to the fact of the present case in view of the finding recorded. ये इन्होंने क्या नाम से जो रिप्लाई इन्होंने दिया था, सप्लीमेंट्री जो रिप्लाई दिया उसमें टोटल चेंज कर दिया और उन्होंने कहा कि क्या नाम से ये वेज बोर्ड की जो तेरा चैप्टर 12 के ऊपर ये आ रहे हैं। जी जी जी, वो बोलता है सर चैप्टर 12 में वेज फॉर वीकली डे ऑफ रेस्ट वर्कर इज द माइन ऑफ द इस्टेब्लिशमेंट गवर्न बाय द माइंस एक्ट और फैक्ट्री एक्ट। आप मंथली पेड एम्प्लॉय थे कि नहीं थे? मंथली पेड है। तो फिर तब तो फिर वही एप्लीकेबल तो हो ही जाएगा फिर आप जी। तब तो ये जो अग्रीमेंट है नेशनल कोल वेज अग्रीमेंट, हाँ, उसके तहत ही तो आपका पेमेंट होगा और आप उसके अबव एंटाइटल्ड नहीं है। सर मैं बता रहा हूं सर, यदि कानून कोई है और कानून ने जो प्रिस्क्राइब्ड है उस कानून के अगेंस्ट में कोई एग्रीमेंट नहीं हो सकता। ठीक है ना? ठीक है। अब माइंस एक्ट क्या बोलता है सर? माइंस एक्ट में सबसे पहले मैं वीकली का ये पढ़ देता हूं सर। सप्ताह से शनिवार की रात्रि को या ऐसे अन्य रात्रि को जो मुख्य निरीक्षक या किसी निरीक्षक द्वारा किसी विशिष्ट क्षेत्र के लिखित रूप से अनुमोदित किया जाए, मध्य रात्रि को प्रारंभ होने वाली 7 दिन की कालावधि से अभिप्रेत है। धारा 28 बोलता है सर, किसी भी व्यक्ति को खान में किसी एक सप्ताह में 6 दिन से अधिक काम करने नहीं दिया जाएगा। अब उसके बाद सेक्शन 50 बोलता है छुट्टी की परिभाषा क्या है? साप्ताहिक विश्राम दिन अथवा उत्सवों के लिए या अन्य ऐसे अवसरों के लिए अवकाश दिन अष्टध्याय के प्रयोजन के लिए छुट्टी के अंतर्गत नहीं आते, चाहे वे छुट्टी कालावधि के दौरान हो या उसके ठीक पहले या बाद। ये जो एग्रीमेंट बोल रहे हैं सर, इसमें कहीं पे भी नहीं लिखा है कि साप्ताहिक अवकाश का पैसा नहीं देना है, क्योंकि माइंस एक्ट को ओवर रूल नहीं कर सकते। जो ये बोल रहे हैं कि उस दिन यदि हमको काम पे बुलाएंगे तो हमको डबल वेजेस देंगे, यदि हम ऑलरेडी रेस्ट कर रहे हैं। अब वीकली जो सेक्शन 30 जो बोलता है सर, वो बोलता है कि सप्ताह में किसी भी व्यक्ति से 48 घंटे से अधिक काम नहीं लिया जाएगा। तो 48 घंटे से यदि काम नहीं लिया जाएगा तो यदि एक दिन का हम अपना कैलकुलेशन करें तो वो होता है 6.85 घंटे। तो ये क्या करते हैं कि उसको 8 घंटे कराते हैं, 8 घंटे 6 दिन में करा लेते हैं, 8 छक्का 48 हो गया। तो मतलब हमको जो रेस्ट मिलता है उसका काम हम ऑलरेडी कर चुके होते हैं और इन्होंने इसको गलत। What you have to say, Mr. My lord. What you have to say? My lord, applicant is Right. as per the national. No, what he is arguing, with reply to that the provision which he is hammering कि हमको जो छुट्टी का अवकाश देते हैं उसके पहले ही वो काम करा लेते हैं तो उसका पेमेंट क्यों ना दिया है? This is what his argument is. In argument, first time he is taking this. For the first time, he has not 6 taken hours 51 minutes. The first time he is taking. Has he not pleaded before the writ court? सर लिखित में पहले भी दे चुके हैं। नहीं, writ court में आपने ये पॉइंट उठाया था? यस सर, उठाया था। कहाँ है? Where is that? Where is that? Where is the Sir, hours का आपकी प्लीडिंग्स कहाँ है? आपकी प्लीडिंग्स कहाँ है जी। ये इस बात? Hours का नहीं। जी जी सर।
इसकी प्लीडिंग्स कहाँ है? इसका आपने वो कहाँ लिख रखा है, गवर्नमेंट कहाँ रख रखा है मिस्टर सराफ? मैंने तो कहीं कर ही नहीं रखा ये सब बातें। ये तो आप फॉर द फर्स्ट टाइम यहाँ पे उठा रहे हैं सब दिनों का लिया है, आवाज का तो दिया नहीं। उसमें शायद रिजाइंडर हैं? रिजाइंडर में करा दिए थे। तो रिजॉइंडर में थोड़ी ना होता है सर, रिजॉइंडर से थोड़ी ना होगा। तो अपनी फीलिंग तभी तो उनका रिप्लाई आएगा ना। नहीं, आपको तो दिया, आपको दिए बगैर कैसे फाइल करूंगा? ये आज का रिजाइंडर का पेज नंबर 4 सर। याचिकाकर्ता का कथन करता है कि विधानमंडल कहाँ पर पेज? ये पेज 4 ऑफ ये प्रारंभिक आपत्ति का है। 1 मिनट, उसी रिजाइंडर में ये बात। कहाँ पढ़ रहे हैं मिस्टर सर? हाँ सर, प्रारंभिक आपत्ति था और क्रम से रिजाइंडर था सर। ये पेज नंबर 4 का सर। पैरा 2 सर। वो याचिकाकर्ता का कथन है कि विधानमंडल का आशा एक्ट के निर्माण हेतु क्या था, इसे मुख्य रूप से विचार किया जाने योग्य है। प्रथम कथन यह है कि विधानमंडल का आशा एक्ट का निर्माण से यह है कि किसी भी कर्मचारी का शोषण ना हो तथा उसे वह सभी अधिकार प्राप्त हो जो सामान्य रूप से उसे प्राप्त करने का अधिकार है। यदि माइंस एक्ट की धारा 28 को देखें तो इस एक्ट का मूल उद्देश्य साप्ताहिक अवकाश प्रदान करने से है तथा इसलिए एक्ट के प्रावधान स्पष्ट प्रावधान किया गया है। किसी व्यक्ति से सप्ताह में 6 दिन से अधिक कार्य नहीं लिया जा सकता। यहाँ पर विधानमंडल का आशय यह था कि प्रत्येक कर्मचारी सप्ताह में 1 दिन पूर्व विश्राम कर स्पर्श हो जावे कि उसे उस दिन की मजदूरी से वंचित नहीं किया जावे और इसलिए आईडी एक्ट 1947 के धारा 25 में स्पष्ट है कि जहां संस्थान किसी भी कारण से बंद हो, मजदूर कर्मचारी उसका प्रतिकर दिया जाएगा। यदि यह विचार करने पर साप्ताहिक अवकाश वैतनिक होगा अथवा नहीं। विधानमंडल का आशय को स्पष्ट करने साप्ताहिक अवकाश, ये सर उसमें ये किया गया है। सर मैं एक कवरिंग मेमो पेश किया था श्रीमान। यदि इसको शॉर्ट में कर हमसे कहाँ पर? अच्छा हाँ यस, पैरा 14 में ये क्या नाम से प्रबंधन का ही श्रम न्यायालय के समक्ष बयान है। पैरा 14 बोलता है सर, यह कहना सही है कि प्रदर्श डी के जो जेबीसीसीआई में नहीं है तो उसी के अनुसार कर्मचारी को वेतन भत्ता प्राप्त होता है। पैरा 14 ऑफ है का पैरा 14 पढ़ ये बयान का है सर। नहीं, कवरिंग मेमो में क्या लगा? कवरिंग मेमो में बयान का कॉपी लगा। अच्छा, आप नहीं लिए थे ना? अभी दे लिख के दे दे। ये कहना सही है प्रदर्श को डी। हाँ, यह कहना सही है कि प्रदर्श डी एक के जो जेबीसीसीआई के नियत है उसी के अनुसार कर्मचारी को वेतन भत्ता प्राप्त होता है। यह कहना सही है कि जेबीसीसीआई के सर्कुलर में मिनिमम वेजेज के संबंध में वर्णन दिया गया है। यह कहना सही है कि इस सर्कुलर के कांडिका 2.2 के अनुसार 1 दिन का वेतन लिया गया है और उसको 26 दिन का वेतन बनाया गया है। अब देखिए, ऐसा है जब ट्वाइस पेमेंट होता है तो उसका माने ये है कि आपको वो जो अवकाश है उसका भी पेमेंट आपको दिया जाना जी जी है ना जी। तो दैट इज, तो फिर वो जब है लिखा नेशनल क्या कोल वेजेस अग्रीमेंट जो भी है तो उसने तो इन सब चीजों का ध्यान रखते हुए ही वो अग्रीमेंट बना है। ऐसा तो नहीं, और उससे फिर अबव कैसे हो सकता है? सर अभी मैं उस पर भी आऊंगा, पहले इस चीज को पूरा कर देता हूँ, है ना।
उसके बाद कांडिका 16 सर, यह कहना सही है सभी कर्मचारियों को जो डेली वेजेस और मासिक आधार पर कर्मचारी है उन सभी को माह में 26 दिन का वेतन दिया जाता है। यह कहना सही है कि सभी कर्मचारियों को माह में 4 दिन का वेतन नहीं दिया जाता। यह कहना सही है कि सप्ताह में 48 घंटे किसी भी कर्मचारी से काम कराने के लिए निर्धारित है। यह कहना सही है कि प्रत्येक कर्मचारी को उक्त 48 घंटे कार्य 6 दिन में करा लिया जाता है। बहुत स्पष्ट है सर। तो यदि वीक का मतलब होता है 7 दिन, यदि एक्ट को भी देखें तो 7 दिन, तो 7 दिन में आप कराइए फिर। लेकिन ये 7 दिन का जो काम है वो काम से 6 दिन में ही करा ले रहे हैं। तो हमारा तो जो रेस्ट करेंगे उसका काम हम ऑलरेडी। डबल पेमेंट क्यों दे रहे हैं फिर आपको? क्या चीज का डबल पेमेंट क्यों? यदि रेस्ट डे के दिन बुलाएंगे तब। On the day of चलिए ठीक है, 4:30 ऑर्डर देख लीजिएगा जी 4:30 बजे ऑर्डर देख लीजिएगा। सर, मेरा भी पूरा, आप वो जेबीसीसीआई के ऊपर भी जो कलम से एग्रीमेंट का बोल रहे हैं वो एग्रीमेंट इलीगल एग्रीमेंट है। ठीक है, वो एग्रीमेंट आपने चैलेंज किया है क्या? हाँ, कहाँ चैलेंज? वो ये तो नहीं, उस एग्रीमेंट की वो नहीं सर, व्हिच हैज बीन है एनसीए का, इट इज कॉन्ट्ररी टू द लॉ, कहीं चैलेंज है क्या? देखिए सर, वहां पे क्या है, इन्होंने इस बात को यहाँ सप्लीमेंट्री में उठाया, मैंने सप्लीमेंट्री में जवाब दे दिया। उस जवाब में मैंने क्या नाम से लिखा कि क्या नाम से ये क्या नाम से वैध एग्रीमेंट नहीं है, और जिनसे एग्रीमेंट किया है वो नॉन जुडिडिक्स पर्सन है सर। मैं कोट करना चाहूंगा सर। हाँ, 1993 एससीसी नागपुर पैरा 5। नोट कर लेना भाई। ठीक, का पैराग्राफ 5 सर, पैरा 5। हाँ, कहाँ है वो ऑर्डर? बॉम्बे हाई कोर्ट पैरा 5 जी। एन इंटरेस्ट in the interesting question does arise is this appeal of the फॉर डिटर्मिनेशन determination and that the question is related वाला पोर्शन आप वो लाइए जो रेलिवेंट है पोर्शन। ये द appellant admittedly it is not being a can like registered to come during argument that the appellant federation is not a registered body under the Trade Union Act 1926. It is hence not a trade union within a meaning of the section 2H of the said act. The definition including any federation of 2 or more union in the absence of the being a registered body, the appellant is incompetent to raise the make any demand for and the on behalf of the employee so as to fall within a scope and ambit of the industrial dispute as defined under section 2K in the Industrial Dispute Act. If the appellant is not in a position to raise the industrial dispute, it has no locus standi seek to privilege of the negotiation those demands. वहां पे स्वीकार कर रहे हैं कि यह रजिस्टर्ड यूनियन आर्गूमेंट के समय स्वीकार कर लिया कि हम रजिस्टर्ड ट्रेड यूनियन नहीं है। इनका जो कहना से जो बीसीसीआई जो बोल रहे हैं जिसके ऊपर ये पूरा जोर दे रहे हैं सर, इसमें यही फेडरेशन लोग हैं और ये कोई भी रजिस्टर्ड नहीं है। और यदि मान लो कोई एग्रीमेंट होता है सर, इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट यदि कोई आता है, क्योंकि इन्होंने मामला क्या नाम से उठाया वो सप्लीमेंट्री इसमें उठाया, इसके पहले उन्होंने नहीं उठाया था, इसलिए हम उस बात को क्या नाम से इसमें लिए नहीं थे। लेकिन सप्लीमेंट्री जब रिप्लाई दिया तो हमने उठाया और तर्क में भी उठाया, वो चीज एंट्री नहीं हुआ है। तो ये जो एग्रीमेंट है ये यदि मान लो आईडी एक्ट सेक्शन 18 के अंतर्गत होता तो एक सुलह अधिकारी होता, यहाँ पे सुलह अधिकारी नहीं था। यदि सेक्शन P2P के अंतर्गत होता तो वहां पर भी क्या नाम से यूनियन बाहर है। फिर यदि सेक्शन 2 देखेंगे सर, 2P आइडिया सेक्शन 2P समझौता के से सुलह कार्यवाही
के अनुक्रम में किया गया समझौता अभिप्रेत है और इसके अंतर्गत सुलह कार्यवाही के अनुक्रम में किया गया करार से अन्यथा नियोजक और कर्मकारों के बीच हुआ ऐसा कोई लिखित करार आता है जिस पर उसके पक्षकारों ने ऐसी रीति से हस्ताक्षर किए हों जैसे विहित की जाए और उसकी एक प्रति समुचित सरकार द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत अधिकारी को सुलह अधिकारी को भेजा जाए। तो यहाँ पे यदि ये एग्रीमेंट होता दो पक्षों के बीच में और ये जो बोल रहे हैं कि ये जो है विदाउट भारत सरकार के नोटिफिकेशन के हुआ, ये अपने से एक जेबीसीसीआई बना लिए और अपने से कर लिए, कोई अप्रूवल नहीं। यदि ये अप्रूवल रहता आईडी एक्ट के अंतर्गत यदि समझौता होता तो सेक्शन 17 देखेंगे सर, सेक्शन 17 जो है रिपोर्ट और अधिनिर्णयों का प्रकाशन, बोर्ड या न्यायालय की हर रिपोर्ट उसके साथ अभिलिखित किसी विसम्मत के टिप्पण सहित हर मध्यस्थ पंचायत श्रम न्यायालय अधिकरण या राष्ट्रीय अधिकरण का हर अधिनिर्णय समुचित सरकार द्वारा उसकी प्राप्ति तारीख से 30 दिन के भीतर काल अवधि के भीतर ऐसी रीति से जैसा विहित की जाए सरकार ठीक समझे प्रकाशित करेगी। तो ये कोई भी एग्रीमेंट होगा तो वो नोटिफाई होगा राजपत्र में। ये जो है कहीं पर भी कोई नोटिफिकेशन इसका नहीं है। यदि नोटिफिकेशन अभी इसके इन्होंने अपने प्रम्बल में लिखा सर कि हम ये जो एग्रीमेंट कर रहे हैं ये 15 केवल डेट दे रहे हैं, कोई लेटर कोई नोटिफिकेशन कुछ नहीं है। ये लिख रहे हैं 15 अगस्त 1967। इसके पहले इन्होंने अपने पहली बार इन्होंने इस चीज को रेस किया था अपने। अब ये जो चीजें आप बहस कर रहे हैं ये रेड कोर्ट में तो बहस हुई नहीं, ये तो फॉर द फर्स्ट टाइम वहां पे देखिए ऑनलाइन हुआ था और वहां पे प्रॉपर बहस नहीं। तो ऑनलाइन हुआ था या ऑफलाइन हुआ था इसका तो हमें नहीं है ना। कोरोना के समय हमारे सामने तो जो सिंगल जज ने लिख के दिया है उसी की हम को टेस्ट कर सकते हैं। नहीं। अब आप ये कह रहे हैं कि ये सब चीजें तो ऑर्डर में है नहीं, तो अगर ज्यादा से ज्यादा तो यू कैन फाइल अ रिव्यू पिटीशन इफ यू वांट, इफ देयर वर ऑन रिकॉर्ड एंड दैट वाज नॉट कंसिडर्ड तो यू शुड आपको रिव्यू पिटीशन फाइल करिए अगर आपको इस तरह की बात है। वो तो नहीं, जो भी ये कह रहे हैं ये सब चीजें फॉर द फर्स्ट टाइम आर्ग्यूमेंट कर रहे हैं, तो उस पर तो कोई फाइंडिंग है नहीं। तो उन्होंने तो बस लिख दिया कि नेशनल कोल एग्रीमेंट के तहत इनका केस नहीं बनता है। तो दैट इज व्हाट नाउ ही सेइंग दैट नेशनल कोल एग्रीमेंट वो कॉन्ट्ररी टू लॉ है। तो वो सब तो कुछ इन्होंने चैलेंज नहीं किया वहां पर, उस पर कोई फाइंडिंग नहीं था। हाउ कैन वी एंटरटेन ऑल दीज थिंग्स? मिस्टर सराफ, इफ यू अगर आप चाहें तो अगर देखिए आप उसमें रिव्यू फाइल कर लीजिए, क्योंकि देखिए ये सब चीजें जो आप बहस कर रहे हैं वो जरूर आप कह रहे हैं कि इन्होंने सप्लीमेंट्री में लाया और आपने उसको उस तरह से रिजॉइंडर दिया और आप यहाँ हमारे सामने फॉर द फर्स्ट टाइम। लेकिन सिंगल जज का कोई भी फाइंडिंग इस बाबत नहीं है। उन्होंने द प्लेन एंड सिंपल नेशनल कोल एग्रीमेंट के तहत ऐसा सर ऑर्डर उन्होंने किया है ना रिजर्व करके। मैंने रिटर्न मैं यहाँ पे रिटर्न जो दिया हूँ मैं इसके साथ में जो अटैच किया हूँ सर। क्या रिटर्न आपने दिया? रिटर्न क्या दिया आपने? ये रिटर्न क्या दिया? अपील में लगा हुआ है सर। क्या रिटर्न आपने क्या कोई रिटर्न सबमिशन दिया था क्या? रिटर्न सबमिशन भी दिया था। कहाँ पर है? अब वही है ना कि चीजें थोड़ी सी दिक्कत हो जाती हैं। ये देखिए सर, कहाँ पर है? ये पेज नंबर 15 में सर उत्तरवादी क्रमांक 1 एवं द्वारा प्रस्तुत सप्लीमेंट्री रिप्लाई का याचिकाकर्ता की ओर से निम्नानुसार सप्लीमेंट्री हाँ रीट अपील में रीट अपील के पेज नंबर 15। प्रारंभिक सप्लीमेंट्री रिप्लाई इसके साथ में हमने रिटर्न भी दिया था। उसको कहीं पर भी ना तो हमारे सप्लीमेंट्री रिप्लाई का कोई उल्लेख है और ना ही हमारा रिटर्न आर्गूमेंट का उल्लेख है सर। अब यहाँ पे ये कहना बोल रहे हैं कि जो जेबीसीसीआई है उससे हम समझौता करते हैं, लेकिन श्रम न्यायालय में इन्होंने कदम से हमने बाद में उसको पेश किया था आपत्ति लगने के बाद। तो अब यही है ना कि अगर, इसीलिए मैं आपसे ये कह रहा हूँ ना कि अगर आपका कोई भी कंटेंशन जो था जो रिकॉर्ड पे था and that was not considered by the Learned Single Judge,
then you have a remedy that you can file and get the order reviewed. In the light of that, your submissions, he can see to it what if your contention is correct, then he will pass appropriate orders. Otherwise, no. तो आप कहने से उसको ये करने सब पेपर तो पूरे हैं सर, आप उसको भेज दीजिए। हाँ, नहीं तो हम आप रिव्यू करने के लिए ऑर्डर कर दीजिए। नहीं, अगर आपका कंटेंशन होगा तभी तो हम थोड़ी ना ऑब्जर्व करेंगे कि आप रिव्यू करिए, क्योंकि हमारा लोग का हमारा निवेदन लिख दीजिए सर। हाँ, और रिव्यू कर दीजिए। नहीं तो हम ये लिख देते हैं कि यू वांट टू फाइल अ रिव्यू, दैट इज ऑल। सर वैसे में पूरी प्रक्रिया और पूरा सब फाइल करना पड़ेगा। नहीं, आप सिर्फ रिव्यू फाइल करिए, आप जो भी रिकॉर्ड तो पूरा है ही है। मेरा निवेदन है सर, आप रिमांड कर दीजिए कि एक बार इसको रिव्यू कर लिया जाए। नहीं, हम इस तरह से नहीं करेंगे। इट इज फॉर यू, इफ यू वांट। मेरा इंटरेस्ट है, मैं तो बोल रहा हूँ सर, ये अधिकानम से अधिक। और देखिए सर, ये चीज आपका कंटेंशन जो है ये वहाँ कंसिडर नहीं हुआ। ये आप सिंगल जज के ऑर्डर की पूरी तरीके से समीक्षा करने के अधिकारी हैं सर। नहीं, अधिकारी हैं, लेकिन वो बात जो आप कह रहे हैं वो कंसिडर नहीं किया। इसके लिए तो आपके पास एक रेमेडी है। तो सर ये तो सब डॉक्यूमेंट्स इसमें लगे हुए हैं। रिटर्न आर्गूमेंट तक का हमारा कहीं पे उल्लेख नहीं है। रिटर्न आर्गूमेंट में हमने कहा सर इसी के आगे में जाएंगे सर, तो रिटर्न आर्गूमेंट भी है हमारा। रिटर्न आर्गूमेंट पेज नंबर 27 से लेके 31 तक का सर, इसमें हमने तमाम एक्ट की रिफरेंस दिए हैं। इसमें इन्होंने कंसीडर नहीं किया सर AIR 1960 इलाहाबाद 724 तेरह 18 इसमें ऐसे लिखे हर्ड सच एंड सच has been the learned counsel, the petitioner in person has vehemently submitted that the submissions which he has raised in his क्या है ये rejoinder affidavit, supplementary rejoinder affidavit, wherein he has made several contentions, has not been considered by the learned single judge. A copy of the same has been annexed with memo of appeal. Page 15. 15. यही है ना, dated 23/7/2021 है ना, and he is has raised the same and he has drawn the attention of the court towards the same, and in view of the same, the petitioner, if so desires, may file a appropriate petition for reviewing the order passed by the learned single judge. The petition is accordingly disposed of. तो हमको इसमें पूरा डॉक्यूमेंट फिर से लगाना पड़ेगा। आप अब ये तो हर चीज हम थोड़ी ना बताएंगे आपको। You have to see, you have to seek a remedy. You go, we have observed that you file है, आप ऑब्जर्व करके हमने इतना ही लिखा दिया है, इस पे आप जाकर करा लीजिए। उसमें नहीं होगा क्योंकि रिव्यू का पिटीशन है और उसी पे आप एक फाइंडिंग ले लीजिए। इफ द जज वांट्स ही विल रिकंसिडर हिज ऑर्डर, दैट इज ऑल। हमको रिव्यू फाइल करना पड़ेगा। यस, हमने कहा इफ यू डिजायर, दैट इज व्हाट, आपके ऊपर छोड़ा है, दैट इज व्हाट। नहीं डिस्पोज ऑफ हमारे ऊपर मत छोड़िए सर, हमको नहीं तो हम नहीं कर कई बार केस होता है, रिमांड होता है सर। नहीं, रिमांड हम नहीं कर सकते। अगर आप करेंगे तो देन वी विल पास ऑर्डर्स ऑन मेरिट, दैट इज ऑल। वी गिव यू एन अपॉर्चुनिटी that what are you raising a point, it was on the record, the learned single judge did not consider the same, and there is no finding on record. So therefore it is better for you go and before the single judge file a review petition or so if you so desire, and get the order reviewed. Let us see what orders he pass. ठीक है ना, that is all. चलिए next case. Item